हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी इकोनॉमी की। तो ये पहली वीडियो है इकोनॉमी की। देखिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए इकोनॉमी, हिंदी माध्यम वालों के लिए खासकर बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही टफ सब्जेक्ट रहता है इकोनॉमी या फिर कहें हम ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी भी हम कुछ दिनों में शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो आज क्लास शुरू होने वाली है आपकी, बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत होगी। पहले तो हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी देखे या फिर इंग्लिश माध्यम वाला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा उन्हें कि ये सिर्फ हिंदी माध्यम वालों के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज वालों के लिए। देखिए, कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो की या फिर इस जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने इकोनॉमी की, इसकी सबसे अच्छी खास बात ये रहेगी कि आपको बेसिक बुक्स से लेके स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं आज 11th क्लास की एनसीईआरटी से। अब आप पर्सनली देखेंगे जाके कि 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये सब है, तो देखिए मिलेगा तो आपको, लेकिन डीपली जाके आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमी की। तो देखिए, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से सुनना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम भारत की उस अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जो 1947 के एरा में थी। देखिए, करंट सिनेरियो की तो हम बात करेंगे ही। जब अर्थव्यवस्था आज क्या चल रही है, कोरोना के काल में, पैंडेमिक में, जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, उस काल में कैसी है हमारी अर्थव्यवस्था, डूबी है। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में हम करंट सिनेरियो में बात करेंगे। लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी 1947 के एरा में। या फिर एक और क्वेश्चन बनेगा कि उपनिवेशिक जो सरकार थी, उपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी, इंग्लैंड थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर, वो बात करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था सिर्फ एक सेक्टर से नहीं चलती है। पहली बात तो आपको ये समझने वाली बात होगी कि अर्थव्यवस्था में कई सारे सेक्टर होते हैं। अगर हम बात करें तो एक बात, कीवर्ड होंगे आज हमारी वीडियो के। देखिए, कीवर्ड क्या होंगे आज। नाइनटीन 47 के समय जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी और कौन कौन से क्षेत्रों पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि 1947 के एरा तक या फिर 1947 के एरा शुरू होने में, देखिए कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो पहले हम बात करें कौन कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव पड़े। तो पहला था कृषि क्षेत्र। ठीक है जी, पहला था कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े, अगर आप देख पा रहे हो तो। और दूसरा था हमारा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़े। और फिर अगर हम कृषि क्षेत्र, उद्योग और आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर इंग्लिश में बात करें तो आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़े, या फिर किस तरीके का था हमारा आयात निर्यात उस वक्त, जिस वक्त हम आज़ाद हुए। जब उपनिवेशिक जो शासन थी वो चला गया हमें आज़ाद करके, तो उस वक्त तक हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन क्षेत्रों पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। अगर हम और बात करें तो वर्कफोर्स, अगर जनसांख्यिकी पर क्या प्रभाव पड़े, जनसांख्यिकी पर क्या प्रभाव पड़े। और उद्योग हो गए, और एक और रह गया ट्रेड, मतलब कि बिजनेस, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इन क्षेत्रों की बात करेंगे हम पर्टिकुलरली कि इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़े औपनिवेशिक काल के। तो सबसे पहले बच्चे हमें ये ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था 1947 या फिर आज़ादी के समय की नहीं समझ पाएंगे क्या स्थिति थी हमारी अर्थव्यवस्था की, तो हम 1991 के रिफॉर्म्स को कैसे समझेंगे, या फिर उससे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं आती उसको कैसे समझेंगे। जो 2008 में रिसेशन आया, वर्ल्ड रिसेशन हुआ, उसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा।
तो देखिए पहली वीडियो में हमें कंसेप्ट लेके चलना है कि इन क्षेत्रों पर किस प्रकार कैसे कैसे प्रभाव पड़े, लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी। अब कैसी अर्थव्यवस्था का सवाल सर हम कैसे समझें कि कैसी अर्थव्यवस्था का मतलब ये कैसी का क्या है, अर्थ क्या है इसका। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी या फिर बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अगर हम बात करें तो कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी इंग्लिश में बोलेंगे इसको बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी। और क्या हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था थी। अब दूसरा टॉपिक आता है इसका कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था थी। इसको कहते हैं हम डेवलपिंग इकोनॉमी। और देखिए क्या हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, स्टेगनेंट अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। गतिहीन अर्थव्यवस्था। स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो दोस्तों अब हमने 3 इकोनॉमी के बारे में बात कर ली है। लास्ट एक इकोनॉमी बचती है, उस इकोनॉमी का प्रकार बचता है, होती है एक जीवंत इकोनॉमी, जीवंत अर्थव्यवस्था। जीवंत अर्थव्यवस्था या फिर इंग्लिश में कहें तो हम वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब आप सब लोगों के मन में विचार होगा कि सर ये इकोनॉमी किस तरह की प्रकार की होती है, इनको डिफाइन किस तरीके से किया जाए। हम बिल्कुल भी अपने मन में इस तरह का विचार मत लाना कि ये क्या है, कुछ नई चीज़ क्या है इसमें। बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आने वाले कुछ समय में देखना ये सब एक्सप्लेन करेंगे अभी अच्छे से। वीडियो के एंड में आपको एक एक सवाल का जवाब होगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था में क्या क्या बात होती है। चलिए तो सबसे पहले हम अपनी एक अर्थव्यवस्था को लेते हैं जिसका नाम है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। कि सर इसको हम डिफाइन किस तरीके से करें, इसको डिफाइन किस तरीके से करें। तो पहला पॉइंट होता है सर इसमें कि जो भी मुख्य स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है आय का, वो कृषि होता है। दूसरी आसान भाषा में कहें तो जो भी आय कमाई जाएगी वो सिर्फ कृषि से होगी और दूसरे क्षेत्रों की इसमें ज़्यादा भागीदारी नहीं होती है। इस अर्थव्यवस्था में कृषि ही प्रमुख आधार होता है आय का। तो पहले पॉइंट को अगर हम लिखें तो कृषि प्रमुख आधार, प्रमुख आधार आय का, या फिर आय का कृषि प्रमुख आधार होता है इस अर्थव्यवस्था में। क्लियर है। अब दूसरी बात क्या होती है सर इसमें, दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि जो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जो जीवन जीने की गुणवत्ता होगी वो बहुत कम होगी, और पॉवर्टी रेट, जो गरीबी स्तर होगा वो बहुत बड़ा हो, वो ऊपर होगा, हाई होगा, मतलब कि गरीबी जो होंगे ज़्यादा लोग पाए जाएंगे इसमें। अब देखिए अगर हम इसको लिखें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर जीवन गुणवत्ता एंड पॉवर्टी रेट,
क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होता है और पॉवर्टी रेट हाई होता है। पॉवर्टी रेट हाई होता है इसमें। अब तीसरी क्या बात बताई गई है इसमें साहब? तीसरी बात ये बताई गई है कि जो इस अर्थव्यवस्था में कृषि के द्वारा आय कमाई जाएगी, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो ये नहीं होगा कि हम लाभ ज़्यादा कमाएं। मतलब कि जो लाभ कमाना या फिर लाभ अधिकतमकरण, लाभ ज़्यादा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। तो क्या होता है? लाभ ज़्यादा कमाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य नहीं होता है। अब देखिए, आप एक बात बताइए, जब कृषि जिसका प्रमुख आधार हो, आय का स्रोत हो, और सिर्फ कृषि से ही आय की जाती हो, कृषि सिर्फ इतनी कृषि की जाए कि हमारा पेट भर जाए, व्यापार नहीं करना है, तो वहाँ पे तो लाभ कम ही होगा ना। लाभ कमाना वो उद्देश्य नहीं होगा। और देखिए, जहाँ पर लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य नहीं होगा, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि लोग बाग अच्छे से पहनेंगे नहीं, स्वास्थ्य अच्छे पे खर्च नहीं कर पाएंगे और अच्छे से रह नहीं पाएंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो कम ही होगा। और जब लाभ कमाना, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो पॉवर्टी रेट भी तो हाई होगा वहाँ पे ऑब्वियसली। तो इसको कहते हैं हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी। समझे आप पिछड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में? अब दूसरी अर्थव्यवस्था आती है साहब, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं साहब? डेवलपिंग इकोनॉमी होती है साहब, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉवर्टी रेट तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था की तरह ही होता है। दूसरी भाषा में, दूसरी बात में बात करें कि जो लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उनकी, जीवन जीना, उनका उच्च कपड़े पहनना, उच्च शिक्षा लेना, अच्छा स्वास्थ्य पे खर्च करना, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। उनके जो स्तर होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तरह ही होता है। और दूसरी बात क्या बताई गई इसमें? पॉवर्टी रेट भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तरह ही होता है। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पॉवर्टी रेट पिछड़ी अर्थव्यवस्था की तरह होता है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था की तरह होता है। देखिए, अब दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है साहब? विकासशील अर्थव्यवस्था में दूसरी बात, सबसे प्रमुख और सबसे मेन बात यह बताई गई है कि इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि कृषि से उद्योग की ओर जो परिवर्तन होता है, मतलब कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में प्रमुख आय कृषि होता है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सिर्फ प्रमुख आय का स्रोत कृषि ही नहीं, उद्योग से भी आय उपार्जन का एक मार्ग खुल जाता है। तो इसमें एक बात है कि कृषि क्षेत्र से, कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन, उद्योग की ओर परिवर्तन साफ देख सकते हैं। साफ देख सकते हैं मतलब कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं। अब कृषि से औद्योगिक इकोनॉमी हुई हमारी, कृषि ही प्रमुख आधार नहीं होगा आय का, अब उद्योगों से भी हम आय कमा सकते हैं, सिंपल। अब विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में समझ गए, जो कि हमारी करंट में इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, समझे आप। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था आ रही है हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था। अब देखिए, गतिहीन अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ एक लाइन में डिफाइन कहा गया है। गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कभी लंबे समय तक कोई भी समृद्धि ना देखी गई हो, और अगर समृद्धि हुई भी हो, ग्रोथ हुई भी हो, तो बहुत ही मामूली स्तर पे, बहुत ही मामूली रेट पर। मान के चलिए 2000 में और 2021 से लेकर जो इसका ग्रोथ रेट रहा है,
वो क्या रहा है साहब, 0.1% रहा है। या फिर देखिए बहुत कम हो रहा है ना, समृद्धि रेट बहुत कम है। और ग्रोथ रेट या हो भी रहा है तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल लंबे समय तक हुआ ही नहीं है, मतलब कि 0% ही है, मतलब होता ही नहीं है कभी ग्रोथ। उतनी ही अर्थव्यवस्था है बराबर। आज 100 रुपये की अर्थव्यवस्था थी, अगले साल भी 100 रुपये की, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी समान रही है, कोई भी ग्रोथ इसमें नहीं देखी गई है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ग्रोथ लंबे समय तक ना हुई या फिर बहुत मामूली ग्रोथ, बहुत ही मामूली ग्रोथ हुई हो, यह है हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था, या फिर इंग्लिश में बात करें तो स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, समझे आप। अब बात करते हैं आगे कि जीवंत अर्थव्यवस्था क्या होती है। जीवंत अर्थव्यवस्था, देखिए जीवंत अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है कि जब उद्योग में, उत्पादन में तकनीक का जो प्रभाव है बढ़ जाए, तकनीक का जो भाग है, मतलब कि दूसरी भाषा में, आसान भाषा में बात करें तो हम मान के चलिए हमने रॉ मटेरियल लिया कृषि से, आटा लिया हमने, गेहूं लिया, उसका आटा बनाया, और जो बिस्किट बनाया जाएगा वो मशीन से बनाया जाएगा। तो उत्पादन हो रहा है एक जगह, और उत्पादन में तकनीक का प्रयोग हो रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन में तकनीक का प्रयोग बढ़ जाता है। उत्पादन में टेक्निक का प्रयोग बढ़ जाता है और लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य में से एक होता है। मतलब कि लाभ कमाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होगा एक, और इसको गतिशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। गतिशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है जी, समझ पाए। अब आपके मन में सारी जो परतें होंगी वो स्पष्ट हो गई होंगी कि सर पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होगी, गतिहीन और जीवंत अर्थव्यवस्था क्या होगी। अब आप सब कुछ पढ़ने के बाद, अभी हमने सिर्फ जाना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था कैसी होती है। अभी आप जब सब कुछ पढ़ लेंगे आराम से तो आप समझ पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस वक्त तक कैसी अर्थव्यवस्था थी। अभी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे सब कुछ, कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े, उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़े, उसके बाद आप अनुमान लगा पाएंगे, खुद ही सेल्फ कंक्लूड निकालेंगे आप कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील थी, विकासशील थी, गतिहीन थी, जीवंत थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए हमने ये सब तो पढ़ लिया, हमने सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लिया। अब ये नहीं पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी और कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। आने वाले समय में उस पर बात करेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं साहब कि 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो इंग्लैंड थी, अंग्रेज जो थे, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द व्यू ऑफ इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य रहा इकोनॉमी के पहलू से, इकोनॉमी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचती थी इंग्लैंड,
इंग्लैंड गवर्नमेंट जो थी, या फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर इंग्लैंड का, कि वो ये सोचती थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना रहे। तो कच्चे माल का निर्यातक, कच्चे माल के निर्यातक तक सीमित चाहती थी, बस वो यहाँ तक ही सीमित रहे, उससे आगे ना बढ़े, हमसे व्यापार भी ना करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करे, ट्रेड कोई ना हो, ट्रेड हो तो सिर्फ हमारा फ़ायदा हो, इनका डेफिसिट हो। सिंपल है, समझ पा रहे हैं आप कि क्या ऑब्जेक्टिव था इसका। अब दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ ये सोचते थे कि हम कच्चा माल यहाँ से लेते रहें, और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको रेडीमेड माल, रेडीमेड जो गुड्स था इसका आयातक बना रहे। अब देखिए, अब जब इंग्लैंड कच्चा माल भारत से जाएगा तो कच्चे माल का वो करें क्या, उसको रेडीमेड कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। यहाँ से जूट गया, कपास गया, कॉटन गया, अब कुछ कॉटन का कुछ बन के आ रहा है यहाँ पे, भारत में मार्केट में बेचते थे वो, भारत की मार्केट को रेडीमेड माल बेचते थे कि कच्चे माल का तो निर्यातक बना रहे और हमसे खरीदता भी रहे, अपनी मार्केट के लिए हमसे वो माल खरीदता रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चलिए, अगर हम तीसरी बात करें तो देखिए, ना तो इन्होंने, इंग्लैंड जो थी, इन्होंने ना तो ये सोचा कि पर कैपिटा इनकम भारतीयों की किस तरीके की है, कैसी है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। तो इनका पर कैपिटा इनकम के बारे में विचार नहीं किया, विचार भी नहीं किया इन्होंने। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम इतनी लो थी, बहुत ही कम थी भारतीयों की, उस वक्त जब रहा करते थे हम, गुलाम थे हम भारतीय, तो बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम, गुजर बसर करने की भी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य कृषि था, प्रमुख आय का स्रोत जो था कृषि था, कृषि से ही हम खाते थे, कमाते थे, उसी से व्यापार करते थे छोटा मोटा, हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था करने के लिए, समझे आप। तो पर कैपिटा इनकम तो अपने आप ही कम होगी। अब दूसरी बात, अगर हम एक बात नोट किया जाएगा, देखिए भारतीय जो कपास था, भारतीय जूट, कपास, फिर या फिर जो रत्न होते हैं, मणि होते हैं, या फिर हम बात करें बंगाल के मलमल की, तो विश्व भर में प्रसिद्ध थे ये सब। और हस्तकलाएं, भारतीय हस्तकला पूरे विश्व भर में विख्यात थी। तो इसका इन्होंने दमन किया, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से ले गए तो हम हस्तकला पे क्या काम कर पाएंगे। अभी मैं आगे बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा, अभी इस पर नहीं जा रहे, लेकिन बस आप समझिए इतना कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई बेसिकली एग्रीकल्चर पर थी, हस्तकला पर थी, और वही इन्होंने छीन ली हमसे, कच्चे माल के रूप में छीन ली। अब देखिए, जब हम ऐसा हो रहा था तो कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अब मेन ऑब्जेक्टिव इनका पर कैपिटा इनकम के बारे में विचार नहीं किया। अब अगर हम और बात करें, इंग्लैंड, ये सिर्फ इनका मेन ऑब्जेक्टिव पेरेंट कंट्री को, पेरेंट कंपनी को लाभ पहुंचाना। पेरेंट कंपनी कौन सी थी? इंग्लैंड थी इनकी, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो पेरेंट कंपनी, हमारी जो पेरेंट कंपनी है, उनको सिर्फ लाभ पहुँचाना। और इतिहास में एक बात, इतिहासकार ये भी कहते हैं, इतिहास में एक बात और भी लिखी है कि जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, उसमें जो प्रमुख सहयोग रहा वो भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा, भारतीयों का भी रहा। भारतीयों का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा।
अब देखिए कच्चा माल यहाँ से जाएगा और रेडीमेड माल वहाँ से पूरे विश्व में बेचा जाएगा वो, तो देखिए वहाँ पे तो औद्योगिकरण आम होना है ना, आम बात है ये, तो वहाँ तो हो गई। अब भारत की बात करें, भारत में कच्चा माल भी हो गया और मैन्युफैक्चरिंग भी हो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रांति होगी या नहीं होगी? तो ऐसा ही इंग्लैंड में भी हुआ, यहाँ से कच्चा माल गया, अच्छे से उद्योग किया, उन्होंने रेडीमेड माल बनाया और बाहर विश्व भर में उन्होंने बाजार, एक मार्केट खड़ी कर दी अपने माल की। तो इस वजह से वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में। तो दोस्तों अपनी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं आज। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़े, कृषि क्षेत्र पर किस तरीके से प्रभाव पड़े, या कृषि क्षेत्र उस वक्त तक कैसा था, व्यापार पर, ट्रेड पर, डेमोग्राफी पर, वर्कफोर्स पर क्या क्या प्रभाव पड़े औपनिवेशिक काल के। आप इस वीडियो को देखना आराम से अच्छे से, और एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, आपको समझ आएगा। फर्स्ट चैप्टर भी बस थोड़ा सा पढ़ना है आपको, पढ़ने का आराम से, ऑब्जेक्टिव देखने का है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करने का कि समझ नहीं आ रहा। एक बार नहीं, दूसरी बार वीडियो को देखिए आराम से और पढ़िए ज़रूर, सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। आपको इस सब के नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, लेकिन खुद से पढ़िए। अभी देखिए शुरुआत में आपको लग रहा है ना क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप शुरुआत में समझो पहले चीज़ों को कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की। अब मैं आपको आते ही क्लास में जीडीपी पढ़ाने लगूँ, जीएनपी पढ़ाने लगूँ, तो आप समझेंगे क्या? और करंट सिनेरियो को पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी तो जाने ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 के समय कैसी थी, या फिर 1991 के रिफॉर्म्स हमने पढ़ेंगे तो उससे पहले की अर्थव्यवस्था को हम जाने ना, उस अर्थव्यवस्था को जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए अब आराम से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों।